हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में। और चैप्टर हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक बेसिक बातें करी थी कि इंट्रोडक्शन वगैरह किया था, कैसे दो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है वो जाना था, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम आज जो है वो उस बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमारे पास एक वर्ड आया था लिगेंड। और लिगेंड का मतलब क्या था आपको भी पता है। लिगेंड का मतलब था कि जो डोनेट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है वो क्या है? आपका लिगेंड है। क्लियर है? अब बात आती है कि लिगेंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कल मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पेज वेज छोड़ने के लिए कुछ बोला भी था। ये वाली स्लाइड हम कर ही चुके हैं। आपको लिगेंड्स के बारे में ये तो मैं बता ही चुका था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय ए सिंगल टू बाय ए लिगेंड टू मेटल आयन साइमल्टेनियसली, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो देता है, उस बेसिस पे हम डेंटिसिटी जो है वो निकालते हैं। अब डेंटिसिटी के बेस पे दो तरह की चीजें हमारे पास आती है। एक होता है मोनोडेंटेट, तीन तरह से मान लो मोनोडेंटेट। एक होता है बाई डेंटेट, जिसको डाइडेंटेड भी बोल देते हैं, दोनों नाम चलते हैं। और फिर होता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब होता है कि डेंटिसिटी इज मोर देन 2, डेंटिसिटी इज इक्वल्स टू 2, और डेंटिसिटी इज इक्वल्स टू 1। ऐसा शुरू हो जाएगा, है ना। तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ये सब क्या होता है, इस तरह से हम देखते हैं। अब ये डेंटिसिटी 1 का मतलब क्या होता है? डेंटिसिटी 1 का मतलब क्या होता है? व्हेन लिगेंड इज बॉन्डेड टू CMI बाय 1 सिग्मा बॉन्ड। डेंटिसिटी 1 का मतलब क्या होता है? व्हेन डेंटिसिटी 1 का मतलब क्या हो गया? डेंटिसिटी 1 का मतलब हो गया व्हेन ligand is bonded to CMI by 1 डोनर एटम। ऐसा लिख सकते हो, या 1 सिग्मा बॉन्ड, ऐसा भी लिख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक लिगेंड एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसकी डेंटिसिटी 1 हो गई। एक लिगेंड दो सिग्मा बॉन्ड से एक साथ जुड़ रहा है तो उसकी डेंटिसिटी 2 हो गई। अगर उससे ज्यादा से जुड़ रहा है तो उसकी डेंटिसिटी पॉलीडेंटेट में आएगा, लाइक ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह से, है ना। तो एक साथ कितने डोनर एटम? बाय 1 डोनर एटम, बाय, यहां लिख देता हूं मैं, बाय 1, एक सेकेंड, बाय 1 डोनर एटम, ठीक है, बाय 1 डोनर एटम मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, और बाय 1 सिग्मा बॉन्ड। सिंपल, एक डोनर एटम से हो या 1 सिग्मा बॉन्ड से हो, एक ही बात है। इसी तरह से ये चीज हम इसके लिए भी सेम लिखेंगे, सेम लिखेंगे, बस फर्क कितना आएगा, यहां पे 2 डोनर एटम आएगा, और यहां पे क्या आएगा? मोर देन 2 डोनर एटम्स। ठीक है, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी, ये चीज है। तो डेंटिसिटी का मतलब सीधा सीधा हो गया। कल बहुत ये भी बताया था कि डेंटिसिटी जो है वो आपकी क्या बोल सकते हैं, डेंटिसिटी जो है वो आपकी एक यूनिट के लिए ही देखते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होती। जैसे यहाँ पर डेंटिसिटी इज मोर देन 2 है, इसका मतलब है यहाँ डेंटिसिटी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरह से। 6 से ज़्यादा होगा नहीं तो 6 तक ही रहने दो, ये लो, है ना। उससे ज़्यादा फिर कोऑर्डिनेशन नंबर में दिक्कत आती है। एटम्स भी तो लगाने होते हैं साथ में, लिगेंड्स लगेंगे भी तो सही। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मैक्सिमम हम लोग 6 वाले ही देखते हैं। क्लियर है बेटा? तो डेंटिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डेंटिसिटी हमारे लिए किस तरह से है? डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? कल मैंने आपको यहां पर ये क्लासिफिकेशन बता ही दिया था। आज मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी पीछे बता दिया है, वापस लिख लेता हूं, वही मोनो
ठीक है, वहीं पे क्या लिख दूंगा, मोनो, वहीं पे क्या लिखूंगा, बाई डाई और पोली, पीछे बता दिया ये सब चीज। इसके अलावा कुछ नई चीज और होती है, वो भी हम जानेंगे। स्टार लगा के लिख रहा हूं। एक होता है फ्लेक्सीडेंटेड और एक होता है एम्बीडेंटेड। तो इन पर जब हमको जरूरत होगी तो हम आएंगे। दो चीज और होती है, फ्लेक्सीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड। ये कैटेगरी क्या है वो भी हम जानेंगे। बेस्ड ऑन डोनेशन एक्सेप्टेंस हमने कर ही लिया था। चार्ज के बेसिस पे हमने तीन तरह के पढ़े थे, कल बताए थे आपको, क्या, एनायनिक, फिर है न्यूट्रल और फिर है कैटायनिक। कैटायनिक लिगेंड सिर्फ दो लिगेंड थे हमारे पास। कैटायन, जो कैटायन है जिस पर प्लस है, उससे क्या उम्मीद रखोगे, थोड़ी देगा वो। ठीक है भाई। अब सुनो, मैंने कहा था कल मैं मार्क करवाऊंगा इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के नाम पे करवाऊंगा। आज कर लेते हैं। ये देखो, ये एक से लेके 13 तक, इनफैक्ट एक से लेके आप 21 तक बोल सकते हो, इनकी डेंटिसिटी 1 होती है। फ्रॉम 1 टू, कुछ नहीं करना आपको, उसी के अंदर ऊपर मार्क करना है खाली, 1 to 21 मोनोडेंटेट है ये। चार्ज के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया हुआ है, हम उसी के अंदर दूसरा भी मार्क कर देते हैं कि इनमें से कौन मोनोडेंटेड है। तो 1 से लेके 21 तक मोनोडेंटेड है। एम्बीडेंटेड क्या होता है बेटा मैं बताऊंगा, लेकिन अब भी सिर्फ आप लिख दो कि फ्रॉम 14 इन विच, और इसके अंदर जो 14 से 21 है वो आपके एम्बीडेंटेड है। वो क्या है आपके अभी बताऊंगा मैं एम्बीडेंटेड क्या होता है। अभी सिर्फ नाम लिखो, एम्बीडेंटेड है वो, क्या है आपके एम्बीडेंटेड है, मतलब ये वाले आपके एम्बीडेंटेड हो गए ये। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद यहां देखो, यहां ये आपके हो गए 22, फिर 23, ठीक है, फिर ये आपका 24, फिर ये 25। तो फिर 22 23 जो है वो आपके क्या होंगे, यहीं पे मार्क कर देता हूं बेटा, यहीं पे लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें। यहीं पे लिख रहा हूं देखो, यहीं पे वापस लिख देता हूं कि जो 22 और 23 है सीरियल नंबर, वो डाइडेंटेड है, और जो 24 और 25 है वो आपके पॉलीडेंटेड है। ठीक है, अभी वो क्या क्या है वो तो हम पढ़ ही लेंगे उन लिगेंड्स में, बट ये एक आपको बता दिया मैंने, उस क्लासिफिकेशन दूसरे वाले बेस पर भी मैंने मार्क करवा दिया है। जब न्यूट्रल आएगा तो मैं न्यूट्रल में भी मार्किंग कर दूंगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम हमारा हमने पेज छोड़ा हुआ है यहाँ पे C2O4 ऑक्जेलेटो के 22 नंबर के आसपास हमने एक पेज छोड़ा हुआ है। एक पेज छुड़वाया था मैंने, याद है बेटा, एक पेज छुड़वाया था। वो एक पेज को हम देखते हैं। ठीक है भाई। जो बाइडेंटेड, जिसकी डेंटिसिटी है ना, यहाँ पे एक नोट लगा के पॉइंट लिखो, नोट लगा के पॉइंट लिखो, चलो वो बाद में बता दूंगा। पहले एक काम करते हैं, ऑक्जेलेट ही देख लेते हैं, चलो। ऑक्जेलेट क्या होता है सुनो, ऑक्जेलेट होता है C डबल बॉन्ड C। पहले तो एक ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा, है ना, ऑक्जेलिक एसिड कौन बताएगा आपको, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है आपका, ठीक है, इसी तरह से होता है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O। यहां से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, यहां से क्या होगा बेटा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, वहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। सॉरी, वाटर नहीं निकलेगा, दोनों जगह से H+ निकलेगा, यहां से भी यहां से भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C O नेगेटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट। क्योंकि एनायन है तो सफिक्स के नाम पे क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो ऑक्जेलेटो क्या हो जाएगा, ये ऑक्जेलेटो, जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो। और फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो CMI होगा उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यहां से एक और यहां से दो। बताओ ये कितने मेंबर की रिंग बन गई। यहाँ पे CMI जो होगा वो एक मेटल होगा, 1 2 3 4 5, तो ये रिंग कितने मेंबर की हो गई, 5 मेंबर रिंग। स्टेबल होती है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। और ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेट। क्या कहलाएगा बेटा, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट कहलाएगा, है ना। जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, चिलेशन, चिलेटिंग रिएजेंट है, चिलेटिंग लिगेंड है ये। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, लिगेंड्स विच कैन फॉर्म रिंग, है ना, है ना। लिगेंड्स जो है वो लिगेंड्स जो क्या बना सकते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं। लिगेंड्स फॉर्म रिंग when bond to bounded when bonded with CMI ना। चिलेटिंग का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन, है ना, है ना। चिलेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग फॉर्मेशन। तो ऐसे लिगेंड्स जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। चिलेशन के लिए जरूरी क्या है, उसकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा होना। ठीक है भाई। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, जिसकी अभी बताया, जिसकी डेंटिसिटी क्या हो, डेंटिसिटी इज मोर देन 2 और मोर देन 2। डेंटिसिटी इज, ऐसा लिख सकते हैं, डेंटिसिटी जो है वो या तो उसके लिए 2 और मोर होगी। कंडीशन क्या है इसके लिए, डेंटिसिटी जो है वो 2 या उससे ज्यादा हो तो वो क्या बना सकता है, रिंग फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। अगर डेंटिसिटी 2 से ज्यादा हो तो ही ये रिंग फॉर्मेशन वाली बात आएगी। अदरवाइज मोनोडेंटेड जो है वो कभी भी चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते। यहां पर चिलेटिंग लिगेंड्स कौन नहीं होते, क्या मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेट लिगेंड्स कभी चिलेटिंग रिएजेंट हो सकते हैं? क्या चिलेटिंग रिएजेंट हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं हो सकते। ये चिलेटिंग रिएजेंट मोनोडेंटेड लिगेंड कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो एक ही बॉन्ड बनाएगा वो रिंग कैसे बना सकता है। ठीक है भाई। तो रिंग फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा केस ऐसा है कि जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा हो उनके लिए ही हम समझेंगे। ग्लाइसिनेटो देख लेते हैं। ग्लाइसिनेटो कैसे बनता है, जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड से बना तो ये भी ग्लाइसिन से बनता है, ये भी ग्लाइसिन से बनता है। ग्लाइसिन से क्या होगा, ग्लाइसिन से एक H प्लस निकल जाएगा तो ग्लाइसिनेट बनेगा। और ग्लाइसिनेट का नाम बिगाड़ेंगे क्यों, क्योंकि वो एनायन है तो उसका नाम बिगाड़ देंगे। तो ग्लाइसिन क्या होता है आपका, NH2CH2COOH, ये होता है बेटा NH2CH2COOH, ये आपका ग्लाइसिन होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, NH2CH2COO नेगेटिव, ये आपका ग्लाइसिन नेट हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, कि भाई C डबल बॉन्ड O की तो आपको पता ही है, COO की तो पता ही है, एसिडिक एसिड के जैसे रहता है वैसे हो जाएगा। ठीक है, और CH2 से एक NH2 जुड़ा हुआ होगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी जरा बताओ, ये NH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ C, फिर यहाँ पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर एक लोन पेयर इसके पास है तो ये डोनेट करेगा, तो ये मेटल जो होगा इसको एक ये डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेशन होगा। यहाँ पे एक चीज नोट करो कि यहाँ पर भी क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर भी कितनी मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, विथ डिफरेंट डोनर एटम्स। डोनर एटम्स कौन है इसके, डोनर एटम्स डिफरेंट है, 1 ऑक्सीजन एंड 1 नाइट्रोजन। इसीलिए डोनर एटम डिफरेंस है। डिफरेंट डोनर एटम वालों को क्या बोला जाता है बेटा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। यहां तक बात क्लियर है, जिसमें डोनर एटम डिफरेंट हो वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। हाँ, डेंटिसिटी इसकी 2 है और ये बाइडेंटेड है ही। तो ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क है, ऊपर वाले में दोनों सेम है। क्या यहां पे हम अब लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं कि सेम, है ना, सेम सेम डोनर एटम,
ठीक है, तो फिर इसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है बेटा, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, दोनों बाइडेंटेड है, लेकिन ऊपर वाले में दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है, देखो दोनों के दोनों डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। नीचे में क्या है, ग्लाइसिनेटो में एक नाइट्रोजन डोनर है और एक ऑक्सीजन डोनर है। बेटा ये सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ग्लाइसिनेटो में डोनर एटम कौन कौन है, बोथ आर नाइट्रोजन बोथ आर ऑक्सीजन, इस तरह से ऑप्शन बनाएगा, फिर बनाएगा वन ऑक्सीजन वन नाइट्रोजन, इस तरह से बना सकता है वो। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बहुत, जो आपको सामने दिख रहा है वो सवाल है, एक तरह से आप समझिए बात को। इसमें पूछ लेगा वो ऑक्जेलेटो पर चार्ज कितना होता है, वो सिंपल सा पूछ लेगा। ग्लाइसिनेटो पे चार्ज कितना होता है, वो सिंपल सा पूछ लेगा। और वो पूछेगा कैन ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन कैन वर्क एज लिगेंड और नॉट, तो आंसर है नहीं, ग्लाइसिन नहीं कर सकता बेटा, ग्लाइसिनेट करेगा। ऑक्जेलिक एसिड नहीं कर सकता, ऑक्जेलेट आयन करेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि शर्त यह है, पहली चीज वो इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा, है ना बेटा। चले आगे, यहां तक तो चीज क्लियर हो गई। अब देखो क्या ये बाइडेंटेड है, हम पहले ही मार्क कर चुके हैं कि 23 एंड 22 एंड 23 नंबर विल बी द डाइडेंटेड लिगेंड फॉर अस, ये लो, है ना। मूविंग टुवर्ड्स 24th नंबर, डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो। ठीक है, हम सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ेंगे इस बार, हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, तो उसमें ये निकल का जो टेस्ट आएगा ना, एकमात्र कंफर्मेटिव टेस्ट होता है निकल आयन का, Na+2 का, वो यही होता है। लेबोरेटरी के अंदर जाओ, सैंपल में अगर निकल +2 है, आपको कंफर्म करना है, आप डीएमजी मिला दीजिए। डीएमजी होता है डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम, क्या होता है बेटा, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम। डीएमजी ऐसा होता है, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम। उसको बेसिक मीडियम में मिलाना होता है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल ले लो, डीएमजी मिला लो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला लो, विच वर्क एज ए बेसिक मीडियम। क्या करेगा, जब बेसिक मीडियम होगा तो डीएमजी डीएमजी नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। जब वो डीएमजी नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो फिर उसको बोला जाएगा डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेट। और दो डीएमजी नेगेटिव की यूनिट पहले डाइमर बनाएगी और डाइमर बना के बीच में एनआई को फंसाएगी। अगर आप इस चीज को यहां से ऐसे मेरी नजरों से देखो, ये देखो, आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल आधा आधा अलग अलग है, मतलब ये दो यूनिट है। तभी यहां लिखा हुआ है NiDMG2, कारण यहां पे दो लिगेंड है, ये दो यूनिट है जो डाइमर बना रही है। ठीक है, भाई डाइमर का मतलब ही वही होता है, एक से दूसरा जुड़ जाएगा। तो पहले ये जुड़ता कैसे है वो देख लेते हैं, आइए पहले ये जुड़ता कैसे है वो देख ली थी। तो पहले डीएमजी और डीएमजी जो है वो क्या बनेगा, डीएमजी जो है वो क्या बनता है, डीएमजी नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो डीएमजी जो है वो पहले क्या करेगा, बेसिक मीडियम में, यहां आपको इधर बता दो बेटा ये चीज लो, जो डीएमजी आपका है पहले, वो डीएमजी बेसिक मीडियम में NH4OH बेसिक मीडियम में डीएमजी नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, डीएमजी नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो डीएमजी नेगेटिव है ये डाइमर बनाता है, फिर ये क्या बनाता है, ये जो डीएमजी नेगेटिव है फॉर्म्स डाइमर, ये डाइमराइजेशन में जाता है। ये किसमें जाता है, डीएमजी, डीएमजी के डाइमराइजेशन में जाता है। डाइमराइजेशन जो होता है, ये दोनों जो जुड़ते हैं, ये डीएमजी की एक यूनिट और दूसरी यूनिट जो है वो सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग से जुड़ती है। तो डाइमराइजेशन यानी दोनों जुड़ते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग से। तो देख लेते हैं आइए, और फिर ये एनआई को ट्रैप करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये एनआई को ट्रैप करते हैं, Na+2 सैंपल है। फिर यहां पे Na2+ का जो सैंपल होगा, सैंपल सॉल्ट जिसमें Na+2 होगा, और उसके बाद यहां पे बनता है NiDMG2, उसके बाद बनता है ये कॉम्प्लेक्स, बनता है ये कॉम्प्लेक्स है, ये रोजी रेड पीपीटी कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।
वाटर इनसॉल्युबल। चल, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही सही, ये तो एक बेसिक मैंने आपको पहले ओवरव्यू दे दिया कि डीएमजी क्या कर, हम सब साथ में काम करते हैं। हम ये हमने स्टेप बनाई है, बट हम ये सारा काम साथ में कर, हम टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले सॉल्ट लेते हैं। हम टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं। उसके उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट के साथ ही हम डीएमजी भी मिला देते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मिला देते हैं। सब काम हम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि डीएमजी एक्चुअली करता क्या है। डीएमजी जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले डीएमजी नेगेटिव बनता है। अब डीएमजी होता क्या है वो देखो, तो डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम, क्या लिखेंगे हम इसको, नाम क्या है इसका, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम। कैसा लगेगा, CH3 सी सी, ये डाई मिथाइल हो गया, ठीक है, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम मतलब डबल बॉन्ड NOH और डबल बॉन्ड NOH। यहां से मीडियम में बेसिक मीडियम आ रहा है, ये OH माइनस है तो ये बेसिक मीडियम आ रहा है। इधर से ये क्या करेगा, पानी निकल जाएगा, ये -H2O कर दो। जैसे ही -H2O करोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 सी सी CH3 डाई मिथाइल। फिर ये डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, डबल बॉन्ड NOH, ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ऐसी दो यूनिट आपस में जुड़ेगी, डाइमराइजेशन होगा। ऐसी दो यूनिट आपस में जुड़ेगी तो क्या होगा, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन कैसे होगा वो समझो। डाइमराइजेशन ऐसे होगा बेटा, एक यूनिट यहां ले लो CH3 सी डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, या इसको ऐसे समझ लो O नेगेटिव, ठीक है। फिर यहां पे CH3 डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इस तरह से दूसरी यूनिट इधर से ले आओ, दूसरी यूनिट इधर से ले आओ भाई, इधर ले आओ। तो यहाँ पे इस यूनिट को उल्टा कर दो, ऐसे समझ लो, इस यूनिट को क्या करना है, उल्टा करना है, कर दो उल्टा, इस यूनिट को उल्टा कर दो, ये C, ठीक है, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। इधर इधर अब हम OH वाला ले आएंगे, है ना बेटा, इधर हम क्या लाएंगे, N, ये OH और ये डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और यहां इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। तो ये DMG का डाइमर बन गया, ये क्या है, DMG का डाइमर है, ये डाइमर है। और ये जो आपकी बॉन्डिंग दिख रही है, ये कौन सी बॉन्डिंग है, सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग। सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, है ना। मतलब बेसिकली सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग में हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं, हर एक एस्पेक्ट में सेम हो जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि वो H बॉन्डिंग सिमेट्रिकल है। फर्क होता है चीजों में। ये देखो, इस हाइड्रोजन के इस तरफ का ये बॉन्ड और इस तरफ का दूसरा ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है, ये और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी हो जाती है, ये और ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड जब एक जैसे हो जाएं तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल H बॉन्ड। अब ये सिमेट्रिकल H बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन रिंग में काउंट होता है। यस, सुनना आपके लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, बट हाइड्रोजन जो है वो रिंग में काउंट हो रहा है यहां पर। तो अभी आपको रिंग काउंट करके भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। यहां तक की चीज आपको क्लियर हुई है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो वैसे जहां तक मुझे याद है मैंने सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग नहीं करवाया है आपको, क्योंकि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहीं पर एक जगह है जहां पर सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग वर्ड आता है, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों को शायद दिक्कत हो कि ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एच बॉन्डिंग हम बेसिकली दो तरह से हम एच बॉन्डिंग देखते हैं। एच बॉन्डिंग दो टाइप की देखते हैं हम। कितने टाइप की, दो टाइप की। एक होती है अनसिमेट्रिकल, जिसको हम नॉर्मल वाली बोलते हैं, और एक होती है सिमेट्रिकल,
जो कि नॉर्मल नहीं है। हमने सबसे ज्यादा ये वाली पढ़ी, हमने जो एच बॉन्डिंग पढ़ी है ना केमिकल बॉन्डिंग में, वो अनसिमेट्रिकल टाइप की है। जैसे ये किस तरह की होती है, जैसे यहाँ पे एफ है, यहाँ एच है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। फिर यहाँ एच बॉन्डिंग होगी, फिर यहाँ एफ होगा, फिर यहाँ एच होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये जो एच बॉन्डिंग होती है, ये जो एच बॉन्डिंग होती है, ये जो एच बॉन्डिंग होती है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसके दोनों तरफ के बॉन्ड एक जैसे नहीं होते बेटा। इसमें दोनों तरफ के बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। कौन से दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूं, देखते जाओ। मैं बात कर रहा हूं यहां से, ये एफ है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे समझ लो, है ना, ऐसे समझ लो। ये जो आपका दोनों तरफ के बॉन्ड है ना, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसको ऐसे समझो, बॉन्ड अराउंड हाइड्रोजन इज नॉट सिमिलर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग मैक्सिमम हमने यही पढ़ा है। लेकिन ये जो होता है सिमेट्रिकल, इसका एक और नाम होता है बेटा रेजोनेंस असिस्ट एच बॉन्डिंग, RAHB, रेजोनेंस असिस्ट करता है इसको। ये कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बोल रहा हूं ये H है, ये F है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर पार्शियल नेगेटिव है। बात को समझना, दोनों सेम नहीं है। यहां पर H पॉजिटिव, यहां पर H पॉजिटिव को अप्रोच करने वाला पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन है। आप देखिए यहां पर जो इंटरेक्शन है, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में बेटा, कंप्लीट चार्ज का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो इसको स्पीसीज जो इसको पास आएगी, वो कंप्लीट चार्ज वाली स्पीसीज आएगी, -1 वाली स्पीसीज आएगी। तो ये क्या करेगी, -1 वाली क्या करेगी कि इसको क्या करेगी, लोन पेयर, अपना लोन पेयर क्या करेगी, डोनेट करेगी। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगी, हाइड्रोजन एक बार में एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए यहां से इसको क्या कर देगा, विदा, इसको लात मार देगा। जैसे ही इसको लात मारेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, F हो जाएगा, H हो जाएगा। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ गया, और ये F माइनस इधर वाला फ्री हो गया। लेकिन ये काम तो चलता रहेगा, इसीलिए तो उसको रेजोनेंस बोला है बेटा। तो ये फिर से कहां, इस पे अटैक करेगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये इस तरह से चलता रहेगा। जब चलता रहेगा तो ये काम अगर चलता रहेगा, तो मुझे बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा, हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि F फिर H फिर F, और यहां दोनों तरफ हम क्या बना सकते हैं, दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब अगर हम कहें तो इसको एक काम करते हैं, यहां पे हम ये F H और दोनों तरफ F ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस। इसको बोलते हैं HF2 माइनस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, HF2 माइनस। यहां पर ये जो दोनों बॉन्ड है, बॉन्ड्स अराउंड हाइड्रोजन आर सेम सिमिलर इन ऑल आस्पेक्ट। इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एच बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। कभी कभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर पहुंच जाती है। किसके बराबर पहुंच जाती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर पहुंच जाती है। तो हमने यहां पर क्यों इस तरह की एच बॉन्डिंग को समझा, क्योंकि हमारे पास एक शब्द आ गया बेटा, और वो शब्द क्या था, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग किसको कहते हैं, और अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग किसको कहते हैं। ये अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग क्या है, जो हमने अब तक पढ़ी है ना, नॉर्मल वाली है।
जो हमने अब तक पढ़ी, ये अनसिमेट्रिकल वाली क्या है, जो हमने अब तक पढ़ी, वो अनसिमेट्रिकल है। मैक्सिमम वही होती है, अनसिमेट्रिकल ही होती है मैक्सिमम एच बॉन्डिंग। लेकिन कहीं पर अगर हाइड्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड इक्वल हो जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड लेंथ में, वो सब सिमेट्रिकल के केस में आते हैं। और ये बहुत मजबूत एच बॉन्डिंग होती है। यही कारण है कि इसका जो डाइमराइजेशन हुआ, इसने दो यूनिट को जो जोड़ा, वो किसके बेसिस पे जोड़ दिया, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग के बेसिस पे जोड़ दिया। तो आपको ये तो समझ आ गया कि डाइमर बन गया, ठीक है। अब डाइमर बनने के बाद हम इस डाइमर को यहां पर किस तरह से कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, वो देखिए। देखो, इधर इसको देखना, इधर इसको देखना बेटा। यहां पर, यहां पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहां पे कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन। यहां बीच में बैठेगा एनआई, क्योंकि हमको तो पता ही है कि Na2+ है। तो एक यहां से डोनेट होगा, एक यहां से डोनेट होगा, एक यहां से डोनेट होगा, और एक यहां से डोनेट होगा, ठीक है। इस तरह से बनता है। तो निकल इस तरह से ट्रैप होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि डीएमजी की डेंसिटी कितनी है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4, 4 है सर, 4 है, 4। मैं बोलूंगा 4 तो डाइमर की है, 4 के लिए तो आप 2 को देख रहे हो, 2 डीएमजी को। जबकि मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया कि डेंसिटी हमेशा एक सिंगल यूनिट के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। यानी कि दिस इज नॉट अ टेट्राडेंटेड लिगेंड, दिस इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। कारण यूनिट तो एक तो यही है ना बेटा, और अगर एक यूनिट ये है तो इसका एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा, एक यूनिट तो इतनी है। और डेंसिटी कभी डाइमर के लिए थोड़ी बोलोगे, डेंसिटी तो एक के लिए ही बोलोगे। तो डेंसिटी के हिसाब से कितना हुआ, डेंसिटी के हिसाब से एक यूनिट, और एक यूनिट के हिसाब से दो बॉन्ड, यानी कि यहां पर इसकी डेंसिटी 2 आएगी, 2, नॉट टेट्राडेंटेड। दूसरा, आप इस निकल के अराउंड देखो, इस निकल के अराउंड देखो कौन सी ज्योमेट्री महसूस होगी आपको, स्क्वायर प्लेनर। बाकी सब छोड़ दो, निकल के अराउंड जो बॉन्ड है वो स्क्वायर प्लेनर में अरेंज्ड है, और उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम DsP2 होता है। ये हम आगे सीखेंगे, अभी आप सिर्फ नाम लिख दीजिए। आप निकल के अराउंड ज्योमेट्री देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां पर स्क्वायर प्लेनर है, वहां पर क्या है बेटा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। दूसरा, आप ये भी बता सकते हो, इसी में मैं आपको बता सकता हूं कि कितनी जो आपके पास एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूं, बहुत ज्यादा यहीं पे गिच पिच हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें भी लिख देंगे। 1 मिनट। यस, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स NiDMG2। ये क्या है, NiDMG2। तो अब अपने काम करते हैं कि सारी चीजें यहीं पे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सवाल इसी में से आएगा, जो मैं यहां इस स्लाइड पे लिख रहा हूं ना, आपका सवाल इसमें से आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट NiDMG2 कॉम्प्लेक्स। अब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी की बात यहां नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में लिख रहा हूं। कॉम्प्लेक्स के बारे में सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन Ni, DsP2 हाइब्रिडाइज निकल। दूसरा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ऑर्गेनिक आपकी भले ही अभी नहीं हुई हो, पर आगे जाके आप पढ़ोगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री।
जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं तो इसमें पीओएस प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इस वजह से, और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों है, क्योंकि नाम ही प्लेनर है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, स्लाइस कटिंग हो सकती है। इस वजह से ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या कहेंगे इसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि पीओएस है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसके बाद आपका पास चौथा पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा कि इसमें सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग की वजह से यहां पे क्या है, यहां पे आपका डाइमर बन रहा है। डाइमर क्या बन रहा है, डाइमर बन रहा है। और फिर पांचवा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें क्या, कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। डोनर एटम्स कौन है, 6 डोनर एटम्स इसके अंदर सारे के सारे 4 नाइट्रोजन है, या डायरेक्ट नाइट्रोजन लिख दो। डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। रिंग्स की बात कर लेते हैं, आओ बेटा रिंग की बात कर लेते हैं। पहले ये वाली रिंग देख लो, इधर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 1 2 3 4, 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन 1 मेटल, ये कितनी हो गई, 5 की रिंग हो गई। कितने की रिंग हो गई, ये 5 की रिंग हो गई, लो। फिर इधर भी सेम है तो ये भी 5 मेंबर की रिंग हो गई, 5 5 की ये हो गई। ये वाली कौन सी है जरा देखते हैं, 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन काउंट होगा, क्योंकि रिंग में आ चुका है सिमेट्रिकल की वजह से, दोनों तरफ के बॉन्ड एक जैसे हैं तो हम रिंग में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की रिंग है, तो ऊपर वाली भी सेम है, 6 मेंबर की रिंग है। तो रिंग के बारे में हम लिख सकते हैं, रिंग के बारे में हम क्या लिखेंगे बेटा, रिंग के बारे में हम लिखेंगे टोटल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, टोटल 4 रिंग्स प्रेजेंट, ठीक है। उसमें हिसाब किताब कैसा होगा कि जो 2 होगी 2 6 मेंबर्ड और 2 5 मेंबर्ड, 2 6 मेंबर की है और 2 5 मेंबर की है, ठीक है। कलर इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है रोजी रेड पीपीटी, हालांकि बता दिया है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स रोजी रेड पीपीटी, रोजी रेड या चेरी रेड बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल होता है या वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, हालांकि पीछे लिखा हुआ है, एक साथ सारे पॉइंट लिखने के चक्कर में। वाटर इनसॉल्युबल कैसा होता है बेटा, ये वाटर इनसॉल्युबल। ये इतने सारे आपने पॉइंट्स लिख दिए, सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इस पॉइंट इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा इसका, यूं मान के चलो, इससे बाहर इसका कोई सवाल ही नहीं जाएगा। हाँ, वो गलत ऑप्शन बनाएगा, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख के इसको टेट्राहेड्रल लिखेगा, हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव लिख दे, हाँ वो गलत बना सकता है। मैंने ये सारे जो हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट लिखे हैं, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है ना। तो आप उसकी फिक्र ना करें। अब बात आती है कि हम उन लिगेंड्स, वो जो हम स्टार्टिंग में हमारी स्लाइड थी उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं अब आप इसके बारे में लिख रहा हूं, मैं अब इसके बारे में लिख रहा हूं कि जो डीएमजी नेगेटिव लिगेंड है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं कि डेंटिसिटी, डेंटिसिटी इसकी 4 नहीं है, 2 ही है, ठीक है। ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है, क्योंकि वो डाइमर बना के 4 बॉन्ड बना रहा है, वो डाइमर है, वो एक डीएमजी नहीं है बेटा, वो 2 डीएमजी है।
बात तो हम एक डीएमजी की करेंगे ना, तो एक डीएमजी के लिए हम डेंसिटी कितनी लिखेंगे, इसकी 1 ही लिखेंगे, ठीक है। और डोनर एटम्स कौन से होंगे, तो नाइट्रोजन ही होंगे। तो कभी भी डीएमजी के लिए टेट्राडेंटेट लिखा हुआ है, काट देना, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिखकर काट देना। टेट्राडेंटेट नहीं होता ये बाइडेंटेट होता है। ये दिखता टेट्राडेंटेट है, कॉम्प्लेक्स देखने की नजर हो जाती है हमारी, कॉम्प्लेक्स देखने का हमारे आदत पड़ जाता है। अरे तो कॉम्प्लेक्स में तो 2 यूनिट है बेटा, ये एक यूनिट इधर हो गई, एक यूनिट इधर हो गई, 2 यूनिट की वजह से ऐसा है। बाकी मेरे ख्याल से इधर मैं अब मार्क नहीं करूं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, हाँ? सब कुछ बता ही दिया आगे वाली स्लाइड पे आपको। आपने अगर ये बना रखी है तो आप इसमें मार्क कर दीजिएगा, रिंग विंग सब आप बता सकते हो। मैंने सारी चीज आपको बता दी है, क्लियर भाई। अब हम कहाँ चल सकते हैं, हम हमारे अगले वाले पॉइंट पे चल सकते हैं। और ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, अच्छा इनफैक्ट सॉरी, मैं एक चीज मेरे को लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में ये 22-23 के आप 24 भी कर देना बेटा, क्योंकि वो भी तो बाइडेंटेट ही है। तो वो 24 भी है जो बाइडेंटेड है, केवल 25 है जो पॉलीडेंटेड है, और वो भी समझ आ जाएगा, और वो भी हेक्साडेंटेड है। ये हम अभी बना लेते हैं यहाँ पर। EDTA4 इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। पहले तो इसके नाम से पता चलते हैं कि इसमें बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन मतलब कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड तो है। इथाइलिन का मतलब क्या हो गया बेटा, कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड तो है। अब वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देख लेते हैं, आओ कार्बन कार्बन का बॉन्ड देख लेते हैं। अब नाम से चलना, बिल्कुल देखो नाम से चलना बेटा। CH2 इथाइलिन बनाना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। डाईएमीन एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। टेट्रा एसीटेटो तो मतलब 2 एसीटेट ग्रुप उधर जुड़ेंगे, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और CH2COO नेगेटिव। 1 2 3 4, 4 मतलब टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो। क्या हो गया, नाम से पकड़ लो इसको। नाम से कैसे पकड़ोगे, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब देखो आपसे पूछा जाए कि इस लिगेंड में, इस लिगेंड की डेंसिटी बताओ और डोनर एटम्स बताओ। अगर हम डोनर एटम्स की बात करें तो टोटल कितने हैं, 6। अब 6 में अगर हम बात करें तो 6 के अंदर 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। नाम से भी पता चल रहा है, पता है कैसे, ये देखो टेट्रा एसीटेटो 4 ऑक्सीजन और डाईएमीन यानी कि 2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहां पे पता ही चल रहा है इससे। तो कौन कौन से हैं, स्टार लगा रहा हूं, 1 डोनर 2 डोनर 3 डोनर 4 डोनर 5 डोनर 6 डोनर, ओके। जिन जिन पे स्टार मार्क किया है वो इसमें डोनर एटम की तरह काम करने वाले हैं। ये इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो की बात है, स्ट्रक्चर है। डोनर एटम्स की बात हमने कर ली है। ये जो है ये हेक्साडेंटेड होता है डोनर एटम, यानी डेंटिसिटी 6 हो गई, हेक्साडेंटेड। कैसा होता है ये, हेक्साडेंटेड होता है। साफ साफ दिख रहा है ये नॉन प्लेनर होगा। इस स्ट्रक्चर को देखो आपको समझ आ जाएगा, नॉन प्लेनर। इसको देखो, ओ नॉन प्लेनर है। और एक बात और सुनो, मैं जिन जिन लाइंस को दिखा रहा हूं ना, वो देखते जाना। इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री चेक करो, वापस मिटाऊंगा मैं। इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री चेक करो, ऑक्टाहेड्रल है, ये देख लो ऐसी ज्योमेट्री। इस मेटल के अराउंड ही देखो सिर्फ, वो सब तो रिंग है, ठीक है, रिंग काउंट हो जाएगी। इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री नजर आई आपको, ऑक्टाहेड्रल। क्या ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना। ये अगर बात करें तो ये कैसा बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ऑक्टाहेड्रल प्लेनर होता नहीं है, नॉन प्लेनर होता है। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल। इसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल प्लेनर नहीं होता, इसलिए हम नॉन प्लेनर बोलेंगे, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। तीसरा, EDTA कॉम्प्लेक्सेस
आर ऑप्टिकली एक्टिव रीजन, रीजन 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 सुनो, रीजन नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली जब भी ईडीटीए जुड़ेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितनी रिंग्स आपको दिख रही हैं वो एक प्लेन में आए। ऑर्गेनिक में जाकर आप पढ़ोगे कि जब रिंग्स जो हैं वो नॉन कोप्लेनर हो जाए, यानी कि एक ही प्लेन में सारी रिंग हो तो अलग चीज, और अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में रिंग चली जाए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में, एक इस प्लेन में है एक इस प्लेन में रिंग आ जाए, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है नॉन कोप्लेनर रिंग्स प्रेजेंट होने पर। यानी कि सारी रिंग्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट ना होने पर। नॉन कोप्लेनर का मतलब है कोप्लेनर नहीं होना, और कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में होना। मैंने आगे नॉन लगा दिया है। नॉन कोप्लेनर का मतलब हो गया एक प्लेन में नहीं होना। तो ऑक्टाहेड्रल का कोई भी कॉम्प्लेक्स उठाओगे तुम, ईडीटीए का कोई भी कॉम्प्लेक्स उठाओगे, तो ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स में एक प्लेन ये रहा, ऐसे समझो, ऐसे किताब को ऐसे पकड़ लो, और एक ऊपर है एक नीचे है, ये रिंग अलग प्लेन में है, ये तीन रिंग अलग प्लेन में है, और ये फिर अलग प्लेन में है, यानी सारी रिंग अलग अलग प्लेन में है, इसीलिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है। ये सारी जानकारी आपको तब अच्छे से समझ आएगी जब आप ऑर्गेनिक के अंदर ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। लेकिन आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह की बात जब आप ऑर्गेनिक में करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा ये चीज, है ना। तो मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम तो आ सकती है थोड़ी थोड़ी, तो जैसे इस चैप्टर का आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आएगा आगे जाके। हालांकि ठीक है, हमको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं कराऊंगा उससे आपका सवाल हो जाएगा, बट प्रॉब्लम तो करेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत होगी, ऑर्गेनिक में वो चीज़ नहीं पड़ी हुई होगी, तो प्रॉब्लम तो आएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसा मैनेजमेंट ने कहा वैसा कर रहे हैं हम तो। चलिए, तो आपको इसमें अब रिंग्स काउंट करवाते हैं। मैंने कहा कि इसमें टोटल कितनी रिंग हैं, डोनर एटम तो मैंने आपको बता दिए, अब हम इसमें बताते हैं क्या रिंग्स काउंट करवाते हैं। रिंग काउंट कैसे करवाता हूं, आ जाओ। देखो, अलग अलग कलर से मैं इसको जो है वो यहां पर लाइन दिखाऊंगा, आपको बस वहां पर देखना है कि देखो, पहली सबसे पहली चीज ये रहा मेटल, ये मेटल है, यहां से एक रिंग बन रही है, देखते जाना, इधर 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 इधर, ये कितने मेंबर की रिंग हो गई, एक दो, यहां कार्बन होगा तीन, यहां कार्बन होगा चार, यहां ऑक्सीजन है, ये हो गई पांच मेंबर की रिंग। दूसरे कलर से हम दूसरी रिंग की बात कर लेते हैं, दूसरी रिंग वहीं पर है, येलो कलर से ही बना लेते हैं, ऊपर वाली रिंग भी एज इट इज होगी, कार्बन, वो कार्बन ये रहा, और यहां पे कितने मेंबर की रिंग हो गई, ये भी पांच मेंबर की, आपको दिख गई पांच मेंबर की रिंग। एक ये वाली रिंग देखो, यहां कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, चार हो गए, और एक ये पांचवा, तो ये भी पांच मेंबर की रिंग हो गई। टोटल तीन रिंग हो चुकी है जो कि एक प्लेन में है। एक प्लेन मतलब जैसे आप इस किताब को समझिए इस तरह से, ये तीनों रिंग जो है ये इसी प्लेन में है, सेम वाले प्लेन में, है ना। एक यहां पर है, एक इधर है, और एक इधर है, बट वो है मतलब आप इस इन तीन रिंग की स्लाइस कटिंग कर सकते हो। ये कोप्लेनर रिंग्स हैं, ये तीन रिंग्स जो हैं वो कोप्लेनर रिंग्स हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो दो रिंग आपको दिख रही है ना ऊपर नीचे वाली, वो इसको, वही इसको नॉन कोप्लेनर बनाती है। मतलब ये तीन रिंग तो एक ही प्लेन में है, लेकिन जो ऊपर वाली रिंग और जो नीचे वाली रिंग है वो अलग डिफरेंट प्लेन में आएगी। जैसे यहां पे एक रिंग जो है वो इस तरफ से आएगी ऊपर इधर पीछे से, और एक जो है वो यहां से आएगी। तो इस वजह से यहां पर अब जो है दो रिंग के बाद सारी रिंग जो है वो कोप्लेनर नहीं रहेगी, सारी रिंग जो है वो क्या है, कोप्लेनर नहीं रहेगी। तो अब इस वाली जो डिफरेंट प्लेन में है उसको देख लेते हैं, आ जाओ ग्रीन कलर से। यहां कार्बन कार्बन कार्बन, कितने मेंबर की रिंग, पांच मेंबर की रिंग। फिर यहां पर भी वापस ये देखो, देखते जाओ, ये सेम बनाया, ये सेम, ये ये ये, कितने तरह की रिंग्स हो गई यहां पे देखो, एक रिंग पांच मेंबर पांच मेंबर पांच मेंबर पांच मेंबर, सारी रिंग पांच मेंबर की है, पांच मेंबर की पांच रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में लिखा जाएगा, टोटल रिंग्स पांच, और हर एक जो है एच इज फाइव मेंबर्ड।
बस ये पॉइंट बन गया। 5 रिंग है और पांचों की पांचों 5-5 मेंबर की रिंग है। ठीक है भाई। नॉन कोप्लेनर होता है कॉम्प्लेक्स, ये मैंने बता ही दिया। रिंग जो है वो सारी बताई दी। इसके अलावा एडीटीए के बारे में आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है एडीटीए कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है भाई। और बात आती है कि अगर किसी को मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मुझे 6 एडीटीए चाहिए या 1 एडीटीए से काम चल जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है किसी मेटल के साथ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, बहुत गहरा सवाल है, सुन लो पहले। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सुनते ही बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है, 6 लिगेंड। क्या आ जाता है दिमाग में? 6 लिगेंड। लेकिन मैं कह रहा हूं 6 लिगेंड नहीं, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये देखो, आप इसको यहां पे देखते जाओ, ये ऐसा ही तो अरेंजमेंट है। आप इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री देखो, ऐसी ज्योमेट्री है। तो आपको 6 लिगेंड नहीं, 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए। 6 लिगेंड तब चाहिए जब एक लिगेंड एक ही सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तब उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 6 लिगेंड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये तो ऐसा लिगेंड है जो खुद कह रहा है कि मैं हेक्साडेंटेड हूं, यानी कि ये कह रहा है कि मैं एक आऊंगा और 6 का काम कर जाऊंगा। यानी कि आपसे कभी पूछे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितने ईडीटीए की जरूरत पड़ेगी, बेटा हम क्या होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम कर देते हैं, है ना। एग्जाम के प्रेशर में हमारे ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा काम हो जाता है कि 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, तो ईडीटीए भी चाहिए तो चाहिए। पहला ऑप्शन वो 6 लिखता है, हाउ मेनी ईडीटीए रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहला ऑप्शन 6 बनाएगा और आप उस प्रेशर में 6 आंसर करोगे। नो, 1 की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि वो एक 6 जगह से बॉन्ड बना लेगा। हमको तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मतलब है, उसके पास 6 डोनर है, वो कर लेगा। अकेला बोल देगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन 6 जगह से ठक 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 अलग ही कर लेता वो माहौल। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो बढ़ते हैं आगे, आओ फिर। ये लो, न्यूट्रल लिगेंड्स की, मतलब हम चार्ज के बेसिस पे ये लिस्ट आपके उसमें लिखी हुई है। इन पीछे इन सब के भी तो पेज छूटे हुए थे, आपने लिख लिया होगा छूटे हुए पेज में इन सब के। ठीक है ना, पेज छुड़वाए थे मैंने, इसके 2 पेज छुड़वाए थे। ये एच बॉन्डिंग एक्स्ट्रा बता दिया था, ठीक है, माफ करना, किसी और जगह लिख लेना यार, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चीज तो चीज थे। तुम ऐसी चीजों पे मत नाराज हो जाया करो कि सर आपने वो पेज कम छुड़वाए थे, ये हो गया था। अरे कोई बात नहीं यार, तेरी कॉपी है, कहीं लिख ले यार, पढ़ाई की तो चीज है, क्यों परेशान हो रहा है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में अगर हम बात करें तो इनको भी हम अगर डेंटिसिटी के बेसिस पे करें, डेंटिसिटी के बेसिस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें, तो ये आपके लिए 1 से लेके 7 तक जो है वो क्या है, मोनोडेंटेड है। ठीक है, और ये जो 8, 9 और 10 ये हैं आपके बाइडेंटेड। और ये आपके आ जाएंगे पॉली में। ठीक है भाई, 1 से 7 हो गए मोनोडेंटेड, ये बाइडेंटेड, ये पॉलीडेंटेड, नाम से पता चल रहा है। इनके बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। यहां देख लेते हैं, इथाइलिन डाई एमीन, जितने एमीन पे डाई एमीन तो 2 हो गया, डाई एमीन तो 2 हो गया, डाई एमीन तो 2 हो गया, ट्राई एमीन तो 3 हो गया, टेट्रा एमीन तो 4 हो गया। सबके लिए अलग से नहीं बताऊंगा। इन सब में डोनर एटम्स जो हैं, इन सब में डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इन सब में डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। सब में डाई एमीन, ट्राई एमीन, टेट्रा एमीन, इन सब में डोनर एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन है। कैटायनिक लिगेंड बहुत कम होते हैं, सिर्फ नाम ध्यान रख लो, NO प्लस नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। जब ये न्यूट्रल होता है तो इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, और जब NO प्लस होता है तो उसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। ये NH2 NH3 हाइड्राजीन होता है, हाइड्राजीनियम हो जाएगा। इसको इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? हाइड्राजीनियम बोल देंगे। क्लियर है, यहां तक चीज समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलो। तो इसके अलावा, अगर हम बात करें तो ये हमने देख ही लिया है कि 8, 9, 10 डाइडेंटेड है, लिख दिया, बाइडेंटेड डाइडेंटेड जो भी लिख दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
फॉस्फीन सही कर ही दिया, इसको भी फॉस्फीन कर देना है, आ ही कर देना बेटा इसको, फॉस्फीन। ठीक है भाई, चलो आगे। ओके, सबसे पहले क्या देखेंगे, इथाइलिन डाइअमीन, देखने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बना दिया था, चाहो तो यहीं पे बना दूं। इथाइलिन डाइअमीन किसको कहते हैं, ईएन, तो मैं यहीं बना लेता हूँ, यो पहले ही बना रखा है हमने, पहले वाले लेक्चर में ही ये चीज बता दी थी। NH2, NH2 ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ मेटल आएगा, यहाँ पे एक, यहाँ दो, ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, डोनर एटम नाइट्रोजन, जिन पर मैं राउंड लगा रहा हूँ या सर्कल लगा लेता हूँ, एक काम करता स्टार लगा लेता हूँ, तो ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो आप स्टार वाले डोनर एटम है। अगला कौन सा है, पीएन और टीएन, है ना। तो पीएन टीएन में फर्क क्या है वो समझ जाओगे अभी आप, इनके जनरल नाम में, आईयूपीएसी के नाम से पता लग जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो पीएन और टीएन हम देख लेते हैं, इधर हम पीएन बना लेते हैं और इधर हम टीएन बना लेते हैं। पीएन और टीएन देख लेते हैं, आइए। पीएन होता है आपका CH3 CH CH2, ठीक है, और इसमें यहां पर NH2 और यहां पे NH2 ग्रुप होता है, 1 2 3 प्रोपेन हो गया, क्या हो गया ये, प्रोपेन हो गया, 1 2 3 प्रोपेन हो गया। तो इसको बोलेंगे 1,2-डाइएमीन प्रोपेन, क्या नाम होगा इसका, 1,2-डाइएमीन प्रोपेन। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1,2-डाइएमीन प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन, एक प्रोपेन और बना लें हम, है ना, इसमें हम एक प्रोपेन अगर और बना लें, जैसे CH2 CH2 और CH2, यहां आएगा NH2 और यहां आएगा NH2। अब आप देखोगे तो ये 1,3-डाइएमीन प्रोपेन है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ोगे कि इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका एकदम सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देख लो आप, जितने कार्बन इधर हैं उतने कार्बन उधर हैं, जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन उधर हैं, जितने नाइट्रोजन इधर हैं उतने ही नाइट्रोजन इधर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और आइसोमेरिज्म की पहली शर्त यही होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब पॉइंट ये है कि लेकिन इनकी फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज है। अब ऐसे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, लेकिन एज ए लिगेंड ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि लिगेंड के तौर पे अगर आप देखोगे ना, तो आप खुद सोचो, यहां पर जब ये रिंग बनाएगा तो ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और जब ये रिंग बनाएगा तो ये 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो 5 और 6 में से 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो लिगेंड के तौर पे देखोगे अगर इसको आप, तो ये दोनों बहुत अलग तरह से काम करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में। हालांकि ये दोनों आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है, लेकिन एज ए लिगेंड अगर देखोगे तो एक 5 मेंबर की रिंग बना रहा है और दूसरा 6 मेंबर की रिंग बना रहा है। यानी कि बात आती है कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी देने की, तो दोनों का रोल अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए इनको अलग अलग बोला जाता है। हालांकि अगर आप इनके जनरल नेम पढ़ोगे तो वो प्रोपाइलिन डाइएमीन तो होता है पीएन का, एंड ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन होता है किसका, टीएन का। और इनका आईयूपीएसी नाम देखोगे, आईयूपीएसी नेम देखोगे तो 1,2-डाइएमीन प्रोपेन दिख रहा है आपको, ये 1 ये 2, और ये आपको दिख रहा है, आपको 1 किधर से भी कर लो, इसके तो नंबरिंग 1 2 3, तो ये 1,3-डाइएमीन प्रोपेन हो गया। ठीक है दोनों प्रोपेन और दोनों पोजिशनल आइसोमर होते हैं, लेकिन लिगेंड के तौर पे हमको अलग समझना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखो कौन सा है हमारे पास, नाम पढ़ो क्या, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, यानी कि 3 जगह पे NH2 ग्रुप होगा, 3 जगह पे नाइट्रोजन होगी। वहीं पर देख लेते हैं, आओ। डाई इथाइलिन ट्राइएमीन कैसे बनेगा, जैसे ये बता, डाई EN, कैसे लिखोगे इसको, ये लिखोगे NH2 फिर CH2, NH2 CH2 फिर CH2, फिर वापस यहाँ NH आ जाएगा, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ पे CH2, और यहाँ वापस NH2। डाई इथाइलिन हो गया और ट्राइएमीन हो गया, यहाँ से एक रिंग
ये मेटल को, ये यहां से, ये यहां से, ये 5 5 मेंबर की 2 रिंग बनाएगा। दूसरा ट्राई ईएन है, ये कौन सा है देखो, अगला कौन सा है, ट्राई ईएन, क्या नाम लिखोगे, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। अब इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ही समझ लो, इसी को बना लो इधर। ट्राई ईएन कैसा बनेगा, ये देखो, ट्राई ईएन कैसे बनेगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे हम, NH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर NH, फिर CH2, फिर CH2, फिर NH, फिर यहाँ पे CH2, फिर जगह कम पड़ गई हमारे, रुक जाओ, CH2, ये सही में जगह कम पड़ गई रे, रुक जा। ये तो झूल गया भैया, कैसे कैसे झूल गया भैया। रुक जाओ, इसको झूला देने के बाद इसको मजा ज्यादा आ रहा है तो इसलिए इसको हटा देते हैं। मेरे को वो पसंद ही नहीं है आदमी जो ज्यादा मजे ले ले मेरे। ये झूल रहा है, बताओ, रुक जाओ। यहाँ हो जाएगा NH2, CH2, CH2, इस बार ज्यादा हवा में नहीं उड़ेंगे, चिपका चिपका के लिखेंगे, NH, फिर CH2, फिर CH2, फिर NH, फिर CH2, CH2, और फिर NH2। हाँ भाई, बन गए भाई, आओ जो भाई आओ जो। इधर देख रहा है, कितनी रिंग बनी रहे, 5 मेंबर की एक, 5 मेंबर की दो, 5 मेंबर की तीन। तो बोलो क्या नाम है, ट्राई इथाइलिन। इधर देखो मोना डार्लिंग, ट्राई इथाइलिन, 1 2 3, टेट्रा अमीन, 1 2 3 4। ठीक है भाई, समझ आ रही बात, ठीक बात है, ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। आओ, आओ सैया, चलो आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, डेंटिसिटी के बेस पे, वैसे इस स्लाइड पे कुछ नया नहीं है, 2 3 पॉइंट नए हैं, वो सुन लो। सबको पता है कि डेंटिसिटी के बेस पे ये, इसको अपन 3 नंबर कर देते हैं क्योंकि 2 नंबर हम यहाँ लिखने वाले हैं, और वो होता है डाइडेंटेट। जिनकी डेंटिसिटी 2 होती है, जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है वो मोनोडेंटेड, और जिनकी डेंटिसिटी 2 से ज्यादा होती है वो पॉलीडेंटेड कहलाते हैं। बात आई थी एम्बीडेंटेड की, नाम हमने पहले ही लिख लिया था। अब हम समझ भी लेते हैं कि एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है। Those ligands which have more than one donor atom but all are not simultaneously functional, जिसके पास 2 डोनर एटम तो है लेकिन एक बार में एक ही देगा। जिसके पास 2 डोनर हैं, डोनर 2 हैं, ऐसे समझो, स्पेशल तरीके से लिखाते हैं कि डोनर एटम 2 होंगे बट एक टाइम पे एक ही देगा। डोनर एटम 2 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। उसको बोलते हैं हम अपना एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे यहां पे अगर कहीं NO2 लिखा हुआ है तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, वो आपको पता है कि 14 से लेके 21 तक सारे के सारे जो एनाइनिक हैं वो एम्बिडेंटेड है, NO2 है। इसको क्या लिखा जाता है, जैसे इसको लिखा जाता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N। और अगर मैं इसी को लिख दूं ONO तो इसमें क्या हो जाता है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O। यहाँ पे डोनर जो हो गया वो हो गया आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो डोनर हो गया वो हो गया आपका ऑक्सीजन। ये दोनों NO2 ही हैं, लेकिन दोनों NO2 ही है, लेकिन दोनों में डोनर जो है वो ऐसा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों एक साथ ही दे देते, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों एक साथ ही दे देते तो इसका मतलब कैसा हो जाता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों एक साथ ही दे देते। मान लिया कि ये N है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। आप अगर ये बोलते कि अगर ये एक साथ ही दे देते सर, है ना, अगर ये एक साथ ही दे देते तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है दे देते, कोई बात नहीं, लो दे दो, ये लो ये लो ये लो। तो कितने मेंबर की रिंग बनती, 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग बनती जो कि अनस्टेबल होती।
तो अनस्टेबल होती तो ये बाइडेंटेड हो सकता है क्या? नहीं, ये बाइडेंटेड नहीं हो सकता। क्यों? इसीलिए इन्होंने दोनों ने एक साथ नहीं दिया, क्योंकि बाइडेंटेड अगर ये दोनों, आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि अगर ये दोनों एक साथ देते तो 3 मेंबर की रिंग बनती, इसीलिए इन्होंने दोनों ने एक साथ नहीं दिया। हाँ, इन्होंने अपने लिंकेज चेंज किए हैं। जब वो नाइट्रोजन डोनर, दो इसने लिखा है ना कि दोज लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर एटम बट ऑल आर नॉट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बेटा एक साथ, सारे एक साथ फंक्शनल नहीं होते। इसमें आपने सबको एक साथ फंक्शनल कर दिया, आपने इसमें सबको एक साथ फंक्शनल कर दिया, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझो, आई थिंक मैंने कुछ गलत बनाया है, वेट 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 वेट, 3 मेंबर नहीं, ये तो 4 मेंबर, इसको ऐसे नहीं बनेगा, ये एक्चुअली ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे बनेगा जैसे n एक तरफ से n हो जाए, ठीक है, ठीक है, एक तरफ से n हो जाए, दूसरी तरफ से o हो जाए, फिर ये o हो जाए और यहाँ पे आ जाए, तो ये दोनों एक साथ फंक्शनल नहीं हो सकता। कारण मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनेगी। अब देख लेना बेटा इसको, 3 मेंबर रिंग बनेगी, अनस्टेबल होगी। मैंने दोनों ऑक्सीजन से कर दिया था, वैसे तो वो कोई काम का नहीं है, तो ये बाइडेंटेड नहीं होगा ना, बाइडेंटेड नहीं होगा, तो इसीलिए इसको मोनोडेंटेड कहा जाता है। तो ये चीज मैंने एक्स्ट्रा बताई है, कोई वैसे ऐसा कुछ खास समझाने की नहीं है। पहले गलती से मैंने दोनों ऑक्सीजन से डोनेट करवा दिया था। इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है, एक बार नाइट्रोजन कर सकता है, एक बार ऑक्सीजन कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। इसीलिए ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम हो, इसके पास नाइट्रोजन भी डोनर है, इसके पास ऑक्सीजन भी डोनर है, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, एक बार में एक ही डोनेट करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। फिर आता है फ्लेक्सीडेंटेड, जो कि हमारे सिलेबस की बात नहीं है। सल्फेट को हम मेजरली तो मोनोडेंटेड ही मानते हैं, कार्बोनेट को भी मोनोडेंटेड मानते हैं, लेकिन कभी कभी ये बाइडेंटेड की तरह काम कर लेते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसे एग्जाम्पल। ईडीटीए को हमने मैक्सिमम 6 जो है वो हेक्साडेंटेड ही बोला है, लेकिन वो टेट्राडेंटेड की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा एज सच नहीं है ना, आएगा ही नहीं। तो हमारे लिए तो ये जो मैंने सर्कल मारे हैं, आप देखोगे उसमें स्टार लगा हुआ है अंदर, वही मेन कोवेलेंसी है। बट द फ्लेक्सीडेंटेड वर्ड से आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब है, कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल आदमी है, वेरिएबल, यानी कि जब जरूरत पड़े वैसा हो जाता है। इसको जब जरूरत पड़े एक की, दो की, दोनों दिखा सकता है। फ्लेक्सिबल आदमी, एक की, दो की फ्लेक्सिबल है, 6 की, 4 की फ्लेक्सिबल है, इस तरह से। उस चीज से तुमको एक जुगाड़ दूं, उस चीज से तुमको एक जुगाड़ दे दूं। सोचो, अगर 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 किसी लिगेंड में टोटल एटम 3 हो, तो फिर अगर आप रिंग बनाओगे तो भी 4 मेंबर की रिंग बनेगी। यहां तो मैंने यहां से लिया है, तो 3 की ही बनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुमको यहां से एक एमडीजे दिखा सकता हूं। एमडीजे मतलब ज्यादा काम तो नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। एमडीजे क्या कहता है कि अगर ए, बी और सी हो, 3 एटम हो, ligands having ligands having 3 or less than 3 atoms cannot work as bidentate, because वो अगर रिंग बनाएंगे, तो एमडीजे कहता है कि वो अगर रिंग बनाएंगे तो यहाँ पे अगर रिंग बनेगी तो ये 4 मेंबर की बनेगी, ठीक है। और अगर मान लो ए और बी है, अगर मान लो ए और बी है, तो यहाँ जो रिंग बनेगी वो 3 मेंबर की रिंग बनेगी, जो कि दोनों ही क्या होगी, ये और ये अनस्टेबल होगी, ठीक है। तो यहां से एक एमडीजे निकल के आ गया। यहां से जो एमडीजे निकल के आ गया, वो एमडीजे क्या है कि इफ लिगेंड इफ लिगेंड हैव 3 or less than 3 atoms, then it will always work as monodentate. इट विल वर्क एज मोनोडेंटेड, क्योंकि अगर
डेंटिसिटी 1 की जगह अगर ये 2 जगह से डोनेट करे तो 4 मेंबर की रिंग, यहां पर 3 एटम है, इसमें कितने एटम है, 3 एटम्स है, इसमें कितने एटम है, 3, और यहां कितने एटम है, 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स है। तो अगर किसी लिगेंड में 3 है तो भी हम उसको बाइडेंटेड नहीं मानेंगे, अगर किसी में 2 है तो भी हम उसको बाइडेंटेड नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 अगर एटम हुए तो रिंग 3 की बनेगी, 3 अगर एटम हुए तो रिंग 4 की बनेगी, तो वो तो हमारे लिए अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए ये एक देसी जुगाड़ दे दिया तुमको कि आप जितने एम्बिडेंटेड लिगेंड्स देखोगे ना, उनकी सबसे बड़ी समस्या ही यही है। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की, आप एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की लिस्ट देखो, हमारे पास ये रहे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, कहां गए, ये लो। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की समस्या देखो, डोनर भले ही दो दो हैं बेचारे के पास, लेकिन दोनों से एक साथ डोनेट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि रिंग नहीं बनेगी। दो मेंबर, 2 एटम, रिंग 3 की बनेगी, 3 की रिंग, 3 मेंबर, 4 की रिंग, 3 एटम, 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 4 की रिंग। इसीलिए तो ये एम्बिडेंटेड है, इनकी मजबूरी है ना, इनके पास डोनर भले ही दो दो हैं, लेकिन ये एक साथ दोनों से डोनेट करवा ही नहीं सकते, इसकी अपनी समस्या है, निजी समस्या है इनकी। ठीक है भाई, इसीलिए कहा जाता है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो कायदे से एक तरह से मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही तो है बेटा, क्योंकि वाकई में ये एक ही तो डोनेट कर पा रहा है, एक एक तो कायदे से तो ये मोनोडेंटेड ही है, इसीलिए तो अपन ने 1 से 21 तक मोनोडेंटेड लिखा है। हाँ, उस मोनोडेंटेड की कैटेगरी में हमने एक अलग से एम्बिडेंटेड की कैटेगरी बना ली। ठीक है भाई, फिर आती है बात हमारी, ये जुगाड़ समझ आ गया आपको, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस कर चुके हैं हम ये चीज, इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, कल वाले में मैंने एग्जाम्पल नहीं बताए थे, तो वो एग्जाम्पल आपके लिए नए हैं, ये देख लेना, यहां स्टार लगा लेता हूं। क्लासिकल का मतलब वही है, मेटल को लिगेंड देगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। नॉन क्लासिकल का मतलब यही है कि मेटल को तो लिगेंड देगा ही, लेकिन मेटल से लिगेंड लेगा भी, वो की पाई बनाएगा, तो इनको पाई एसिड लिगेंड्स बोलते हैं। और थोड़ी बहुत डिटेल मैंने आपको पहले बता दी थी, वहीं उसी स्लाइड में ये एग्जांपल लिख देना जाके, है ना, इसको रहने देना, वहीं उसी स्लाइड में जाके एग्जांपल ऐड कर लेना, और जिसमें से मैं जिस पर सर्कल मार रहा हूं हमारे सिलेबस में वही है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो सब मैं मानता हूं कि वो सब के सब ऐसे हैं जो नॉन क्लासिकल की कैटेगरी में आते हैं, बट हम जब आगे जाकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि बस खाली ये होते क्या है, जो कि मैंने बता दिया, इनको पाई एसिड लिगेंड्स क्यों कहते हैं वो भी मैंने बता दिया, और ये इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं वो आप लिख लेना, वहीं पे जाके आप कर लोगे काम। ठीक है भाई, नया टॉपिक शुरू करें। तो बेसिकली आपको यहां पर अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया है, ये जो आज अभी तक पहला लेक्चर और यहां इस स्लाइड तक जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो टोटल इंट्रोडक्शन की कैटेगरी में है। लिगेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, लिगेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना वो आईयूपीएससी होगा, और आईयूपीएससी बहुत छोटा सा टॉपिक है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं तो कि आपको आईयूपीएससी का सवाल जरूर आए, क्योंकि आईयूपीएससी यहां पर क्या होता है कि नाम लिखना नहीं है आपको, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि आईयूपीएससी नाम लिखो इस कॉम्प्लेक्स का। क्या आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, एक अगर वो पूछेगा करेक्ट ऑप्शन क्या है, और तो क्या पूछेगा, वो करेक्ट ही पूछेगा, गलत तो कितने भी बन सकते हैं, सही एक ही बनेगा। करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, 3 ऑप्शन उसको गलत बनाने ही पड़ेंगे, ये उसकी मजबूरी है, आपकी नहीं, क्योंकि उसको तो एक सही पूछना है, तो 4 में से 3 ऑप्शन उसको गलत बनाने पड़ेंगे। वो कहां कहां गलती करेगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर में भी गलत लिख दे, लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने होते हैं हमको, वो खाली ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर ले, लिगेंड का नाम ही गलत लिख दे, ठीक है ना, और तो वो किसी तरह की मिस्टेक नहीं कर सकता। आपको पता है कि वो क्या मिस्टेक करेगा, उसको उसकी मजबूरी है गलत बनाना, वो गलत बनाएगा। इसीलिए आईयूपीएससी के क्वेश्चन जब भी करो गलत ऑप्शन ढूंढो, मिल जाएंगे तुरंत। आप अपना कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का +2 आ रहा है, और आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखी हुई है, 2 ऑप्शन तो वहीं कट गए, कुछ नहीं देखना आपको। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो सकता हो उसने लिगेंड का नाम गलत लिखा हुआ हो, काट दो, या मेटल के नाम में सफिक्स कोई जोड़ रखा हो, काट दो, बस एक ऑप्शन बचेगा,
हालांकि मैं सिखाऊं, आप ये सोचोगे कि कैसा आदमी है यार, टॉपिक तो शुरू किया नहीं, उससे पहले सारे तिकड़म सिखा रहा है कि कैसे करते हैं। अरे बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे सिंपल सवाल होता है आईयूपीएससी का, सबसे सिंपल, सिंपल वाली आईयूपीएससी, जो वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो आईयूपीएससी है, वो सबसे आसान सवाल होता है। क्यों? क्योंकि तीन ऑप्शन खट 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 काटने होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव पेपर, आपको बोले कि आईयूपीएससी नाम लिखो इस कॉम्प्लेक्स का, वो डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपको सोच के लिखना है। एक है कि सब दिया हुआ है, आपको खाली पहचानना है, यस है ना, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, बस ऐसे करने पर, देख लो कर लोगे। ठीक है भाई, तो शुरू कर सकते हैं हम इसको। 15 मिनट हमारे पास हैं आज के लेक्चर में। 15 मिनट में हम आईयूपीएससी के रूल्स वगैरह तो पढ़ ही लेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, आप कोशिश करना, नहीं होता है हम अगले में कर लेंगे वापस। ठीक है बेटा, अगले में कर लेंगे, अगले में, ऐसी कोई बात नहीं। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ये बताने का रूल नहीं है, मेरे ख्याल से मैं पहले लेक्चर में ये सिखा चुका हूं कि दुनिया में केटायन का नाम पहले लिखा जाता है, दुनिया में केटायन का नाम पहले लिखा जाता है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स केटायन है तो काउंटर वैलेंसी यहां होगी, तो पहले मैं डब्बे का नाम लिखूंगा, फिर काउंटर वैलेंसी का नाम लिखूंगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स एनायन है तो मेरी काउंटर वैलेंसी जो भी एक्स वाई जेड यहां होगी, तो मैं पहले इसका नाम लिखूंगा क्योंकि अब वो कैटायन है और ये एनायन है, तो फिर डब्बे का नाम लिखूंगा। फिर एक होता है न्यूट्रल, तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के डब्बे होते हैं। तीन तरह के डब्बे मतलब, एक हो गया हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक हो गया हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक हो गया हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के लिए सेम चलता है और एनायन के लिए थोड़ा सा रूल बदल जाता है। तो तीन तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं। कॉम्प्लेक्स का नेम देखना है हमको। काउंटर आयंस के नाम तो सिर्फ लिखने होते हैं, अब वो इधर है उधर है, पहले हैं तो पहले शुरू कर लेंगे क्योंकि वो कैटायन होगा अगर पहले होगा तो, और अगर डब्बे के बाद होगा तो वो एनायन होगा तो उसका बाद में लिख देंगे। मेन मुद्दा किसका है? कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना। उस डब्बे के अंदर जो कहानी चलेगी कि फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूट्रल चार्ज हो, दोनों के लिए सेम चलता है। इसीलिए मैंने यहां पर सेम लिखा है। यहां पे क्या लिखा है? इन दोनों के लिए सेम रूल होगा। और इन ऐसा कुछ अगले के लिए भी कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स देखने होते हैं। जैसे क्या होता है? बाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से, इस तरह से नाम लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर क्या लिखना है? नेम ऑफ मेटल, और फिर थोड़ा स्पेस देके ब्रैकेट में क्या लिखना है? प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन ब्रैकेट इन रोमन नंबर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। ठीक है भाई। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सब कुछ सेम रहेगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सब कुछ सेम रहेगा। ऑल रूल्स आर सेम with one change only, और वो एक चेंज क्या है? एड 8 सफिक्स इन द नेम ऑफ मेटल। मेटल के नाम में 8 सफिक्स यूज करना है, ये बस सिंपल सा रूल है ना। फिर अगर मान लो आपके सामने कोई स्पेशल केस आ जाए, अच्छा 8 सफिक्स यूज करोगे तो कैसा कैसा नाम हो सकता है? वो ऐसा ऐसा नाम हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो मैंने यहां आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है। इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जब डब्बे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, डब्बा नेगेटिवली चार्ज हो, तो 8 लगाना पड़ेगा हमको, अभी बताया हमने।
तो उन मेटल के नाम के आगे 8 लगने के बाद वो ऐसे ये नाम होंगे उनके। एक बार रीडिंग लगा लो बस, और कुछ नहीं करना आपको, है ना, सिर्फ रीडिंग लगानी है और तो कुछ करना नहीं है। भाई 8 में वो कैसा दिखेंगे, अर्जेंटेट हो गया, क्यूप्रेट हो गया, कोबाल्टेट हो गया, प्लेटिनेट हो गया, एल्यूमिनेट हो गया, स्टेनेट हो गया, प्लम्बेट हो गया, ऑरेट हो गया, जिंकेट हो गया, निकलेट हो गया, क्रोमेट हो गया, पैलेडेट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, क्योंकि अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका नाम आयरन लिखा जाता है, ना कि फेरस। हाँ माइनस है तो फिर उसको फेरेट बोलते हैं, तो ये थोड़ा अलग है, फेरेट और आयरन। आयरन कब बोलेंगे, जब नॉर्मली कोई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको हम आयरन बोलेंगे। और वैसे कब बोलेंगे हम उसको, नॉर्मली माइनस होगा, प्लस होगा तो हम, प्लस या न्यूट्रल होगा तो हम उसको आयरन बोलेंगे, माइनस होगा तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, फेरेट बोलने वाले हैं। क्लियर है बेटा, आगे चले आओ। अगर मान लो लिगेंड के नाम में पहले से ही ऐसा कुछ प्रीफिक्स हो, है ना, जैसे मोनो डाई ट्राई आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। हमने कहा नंबर ऑफ लिगेंड्स को हम मोनो डाई ट्राई वगैरह से लिखेंगे, सबसे पहले रूल में लिखाया मैंने। अब मान लो लिगेंड के नाम में ही ऐसा कोई नाम हो कि मोनो बाई ट्राई अगर वगैरह हो, व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, अगर किसी लिगेंड के नाम में ही पहले से ही डाई ट्राई वगैरह है, तो फिर हम उनका नाम मोनो डाई ट्राई से कैसे दे देंगे, क्योंकि अगले के नाम में ही डाई ट्राई है, खुद के ओरिजिनल नाम में डाई ट्राई है, नंबर न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस पहले से हैं उसके नाम में, तो फिर कुछ नया रूल लाना पड़ेगा। तो एसओ की नंबरिंग करने के लिए अगर वो नंबर में 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, इससे आगे नहीं बढ़ना है तुमको, 5 हुए तो होते ही नहीं है वो। इनफैक्ट टेट्राकिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुमको, तुम्हारा काम तो बिस में ही हो जाएगा, बिस और ट्रिस में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। टेट्राकिस तक तो जा ही नहीं पाओगे तुम, और आगे तो सोचना भी मत, ठीक है। हाँ समझ रहा हूं मैं सब। आर यूज द लिगेंड टू विच दे रेफर बीइंग प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब भी हम इसका नाम लिखते हैं जो आप समझ जाओगे। देखो जैसे यहां पर सबसे पहले मैं ये वाला रूल समझा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे तो डब्बे पे चार्ज 0 है, बाहर कुछ भी नहीं है, तो डब्बे पे चार्ज क्या हो गया, 0। तो ये तो समझ आ गया कि मेटल का नाम तो हम निकल लिखेंगे, निकलेट, निकलेट नहीं लिखेंगे। कारण क्योंकि माइनस नहीं है, अगर डब्बे पे चार्ज माइनस होता है तो मेटल के नाम के आगे 8 लगता है। अब हम कितने क्लोरीन है, 2, ये नाम होता है इसका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम क्या होता है बेटा, PPH3 का नाम है ना, लिगेंड्स पढ़ा रखे हैं, जाके लिस्ट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम होता है इसका, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब आपको समझ आ गया कि अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही बाई ट्राई है तो फिर ये वाला केस, इसलिए तो देख रहे हैं कि इसके नाम में ही ट्राई आ रहा है, पहले से ही ट्राई आ रहा है। तो अब ये है कितने बताओ जरा, ये कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। तो पहले क्लोरीन का C, क्लोरीन का C पहले आएगा, और फॉस्फीन का P, इसका अल्फाबेट यहां से उठाएंगे, फिनाइल से ले लो, चाहे सॉरी फिनाइल से ले लो, ट्राई से नहीं लेना है इसका अल्फाबेट। तो हमारे हिसाब से पहले कौन आएगा, क्लोरीन आएगा ना, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, डाई क्लोरिडो। उसके नाम के आगे तो डाई लगा सकते हैं क्योंकि उसमें है नहीं, डाई क्लोरिडो। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई क्लोरिडो। फिर आपने कहा कि अगर किसी के नाम में पहले से ट्राई है तो ये नंबर में कितने हैं, 2 हैं, नंबर में 2 हैं तो क्या करेंगे, बिस लिखेंगे। तो पहले लगाया जाता है बिस, क्या लिखाया जाता है, बिस। फिर एक बनाया जाता है डब्बा, और डब्बे में लिखा जाता है ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फिर डब्बा बंद, ठीक है, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखा हुआ है, प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस। द लिगेंड जिसके लिए आप ये काम नाम लिख रहे हो उसको डब्बे में बंद कर दो। बिस लगाने के बाद, बिस क्यों लगाया, क्योंकि ये नंबर में 2 हैं ऐसे लिगेंड। उसके बाद क्या आएगा, निकल। क्या आएगा, निकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि निकलेट क्यों नहीं आया। ये दूसरा सुनो 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 सुनो, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके जाने से 0 जाएगा,
लेकिन इसके जाने से -2 जाएगा, और -2 जाएगा तो पीछे +2 आएगा, और +2 और 0 का हिसाब ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 आ गया, +2 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं बेटा, रोमन नंबर में लिखते हैं। रोमन नंबर में यहाँ पे 2 लिख दो और उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। रोमन नंबर को 2 में लिख के ब्रैकेट में बंद कर दो। ब्रैकेट ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ठीक है। तो कैसा भी रूल बना सकते हो, है ना। यहाँ पर भी सही है भाई, सही कर देना, फिर पता पड़े तुम नाराज हो जाओ। ऐसे वाला डब्बे में बंद कर देना, ठीक है भाई, छोटे वाले, बड़ा कोष्टक नहीं, छोटे कोष्टक में बंद कर लेना। तो ऐसा कुछ आ जाए तो हम ऐसा बिस ट्रिस यूज करेंगे जनरली हमारे लिए। एक तो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, और एक ईएन वाला केस जो है वो हम देख लेंगे। अभी फिलहाल हम नॉर्मल वाले एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन आईयूपीएससी का नाम तो ऐसा है कि पहले लिखना है फिर सोचना है, फिर पहले कर करा के सारे काम करेंगे फिर लिखेंगे। तो चलो ये काम तो हम कर ही लेंगे, पहले हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आसान आसान चीजें करते हैं। K4FeCN6 लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसी का आईयूपीएससी नाम अगर आगे है तो नहीं, उसमें कहीं पता पड़े कहीं दिया हुआ हो, है, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूं अलग से। K4FeCN6, सबसे पहले जब आईयूपीएससी नाम निकालते हो तो पता करना होता है कि डब्बा कौन सा है। देखो, तो डब्बा जैसे ही ऐसे निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि +4 गए, +4 गए तो -4 गए, -4 आ गए, और -4 आ गए तो मतलब ये तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो 8 यूज होगा। तो इसका मतलब है यहां पर जो है वो फेरेट यूज होगा, आयरन यूज नहीं होगा। आयरन यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर यहां से आपने ये भी निकाल लिया कि अगर ये गए तो -6 गए तो ऊपर +6 आए, दोनों का हिसाब निकाल लिया, कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना ही है आईयूपीएससी के लिए, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आईयूपीएससी के नाम लिखोगे तो। फिर से अगर किसी को नहीं आ रहा होगा, अब क्या लिखेंगे, हेक्सा, कितना है, 6 साइनाइड है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो या हेक्सासाइनो, दोनों चलते हैं, हेक्सासाइनाइडो, है ना, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और अभी निकाला इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +2। आपने एक चीज जो है पहले लिखनी है, हम भूल गए कि पोटेशियम भी तो है इसमें, और वो केटायन है, और दुनिया में केटायन का नाम पहले आता है। ये डब्बा पूरा एनायन है, हमने इस डब्बे का पूरा नाम यहां लिख दिया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम और थोड़ा स्पेस, पोटेशियम और थोड़ा सा स्पेस, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। क्लियर है? तो जरा बताओ इसका कैसे लिखोगे बेटा। इसका अगर मैं यहाँ पे K3 एग्जाम्पल 1 लगा दिया मैंने, और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 बता रहा हूँ, K3FeCN6 लिखो सकते हो इसका, K3FeCN6। देखो कुछ नहीं करना, पहले तो यही पता कर लो कि ये क्या आ गया, ये 3 आ गया, तो इसका मतलब है इसमें भी फेरेट ही यूज होगा। दूसरा, यहां से गए तो -6 गए तो ऊपर +6 आ गए, +6 और -3 का हिसाब, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3 आ गया, +3 आ गया। अब वही फिर से नाम, पोटेशियम यहां पर भी आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा यहाँ पर भी आएगा, साइनाइडो यहाँ पर भी आएगा, फेरेट यहाँ पर भी आएगा, और बस फर्क एक ही आएगा, यहाँ +3 आएगा, वहां +2 था, बाकी एज इट इज सेम है। K3FeCN6 और K4FeCN6 के नाम में क्या चेंज है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर का ही चेंज है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। अगर मुझे लिखना हो CO, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, आसान आसान पहले करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करके लाना। COEN3, और यहां पर हमने ले लिया क्या, 3+, कोई काउंटर वैलेंसी नहीं है, सीधा प्लस दिख रहा है, कैटाइनिक है, सिंपल सी बात है, कैटाइनिक है तो बस चल लो फिर। अब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो कोबाल्ट ही नाम आएगा, कोबाल्टेट तो आएगा नहीं, तो कोबाल्ट नाम आएगा। दूसरा, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डाइएमीन। अब ईएन जो है इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। इसके नाम में ये डाई आ चुका है पहले से, तो हम लिखेंगे
ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। क्या लिखेंगे हम इसको? ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। क्यों? क्योंकि यहां पे कितने हैं? 3 है। तो क्या लिखेंगे? ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, फिर कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि इसके जाने से 0 जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0 यहां जाएगा तो अंदर तो फिर 0 ही हो गया, अंदर 0 और बाहर का +3 मिलकर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? +3। अंदर बाहर का हिसाब ही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये हो गया ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट। ठीक है भाई। अब एक्चुअली इथाइलिन डाइएमीन क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो CH2 ठीक है, और NH2 यही होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,2 डाई एमीन, है ना? 1,2 डाई एमीन क्या हो जाएगा? ये इथेन। ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप ऐसा भी कभी लिखा हुआ, दोनों सही है, 1,2 डाई एमीन इथेन कोबाल्ट 3। ठीक है, ट्रिस आएगा। तो ये कोई गलत नहीं है, ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, उसकी चिंता मत करो, दोनों नाम सही है। आप इथाइलिन डाइएमीन लिख दोगे तो भी सही है, और अगर ट्रिस 1,2 डाइएमीन इथेन लिखा हुआ हो, है ना, इथेन है, ये 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, तो भी सही है। तो मतलब इसका नॉर्मल नाम से हो चाहे इसका प्रॉपर IUPAC नाम से हो, दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं आएंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। चलो कोई एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जिस पर हमारे को वो तो देख ही लिया, हालांकि इधर माइनस वाले तो देख ही लिए, फिर क्या दिक्कत है। अब हम देख लेते हैं कोई ऐसा एग्जांपल ये जिसमें दोनों तरह की चीजें हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स वगैरह हो, वो भी देख लेते हैं। आइए, अच्छा ये आप एक काम करना, चलो होमवर्क करने की कोशिश करना इसको, है ना, होमवर्क करने की कोशिश करना। आंसर्स में लेकर आऊंगा, आंसर्स लेके आऊंगा, इनफैक्ट जिसको जरूरत पड़ी उसको डिस्कस भी करेंगे। ये जो आपका है ना बेटा, ये वाला, ये EN ही है, इसको ध्यान से देखो, CH2 NH2 NH2 EN है ये, तो ये EN ही है, आप चिंता ना करें। और ये जो 2 3 आप देख रहे हो ना, इसको आपको ये चीज पता है, जैसे मान लो कैल्शियम 2+ होता है और N3- होता है, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हो? इसका इधर लगाते हो, इसका इधर लगाते हो, यानी कि Ca3N2 लिखते हो क्या? ऐसा ही लिखते हो, ऐसे बनाते हो। ये उसी तरह से बनाया हुआ फॉर्मूला है, ये उसी तरह से बनाया हुआ फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो आप इसके पैरों पे देख रहे हो, ये उसका चार्ज है। हम जानते ही हैं कि SO4 2- होता है, हम जानते हैं SO4 2- होता है, और इसके पैरों में जो लग रहा है ये फिर अगले का चार्ज होगा। तो यानी कि यहां पर ये तय बात हो चुकी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना आपका COEN3, यही तो करवाया है मैंने करवा दिया इसका। ठीक है, ये देखो आप खुद सोचो, ये यही तो करवाया है मैंने, यही करवाया COEN3, यही तो करवाया है। इन्होंने उसको ऐसे कर दिया, मैं बताता हूं क्या किया है उन्होंने। उन्होंने COEN3 लिख दिया, COEN3 लिख दिया, और इस पर चार्ज कितना लगा दिया? 3+, और साथ में SO4 2- है। अब अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे बैलेंस करके, तो कैसे करोगे बैलेंस, मुझे बताओ ना। आप इसको ऐसे ही तो बैलेंस करोगे, इसका इधर इसका इधर, तो आप क्या बनाओगे? COEN3, और यहां क्या लगाओगे? नीचे 2, और SO4 पे क्या लगाओगे? 3। ये लो, तो इसका +3 यहां लग गया, इसका -2 यहां लग गया, तो इसका नाम तुम लिख चुके हो। ठीक है, तो ये 2 है, तो इसका मतलब 2 बार नाम नहीं लिखना है, वो मैंने लिखवा दिया है, यही है वो सेम, ये एग्जाम्पल सेम है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये नाम आपने लिख दिया है, आपको खाली आगे जाके सल्फेट लिख देना है। मतलब इस वाले एग्जाम्पल में यहां पर आप सल्फेट लिख दोगे, इसके बाद अगर आप सल्फेट लिख दोगे, चाहे इसमें लिख दो चाहे इसमें लिख दो, सल्फेट लिख दो, आपका ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मैं ये ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसको लेकर तनाव में ना आए, हम ये कर चुके हैं। ठीक है, हम ये कर चुके हैं, हम इसका नाम लिख चुके हैं, इसका नाम हम लिख चुके हैं। इसको ऐसे दिखाया गया है कि आप परेशान हो जाओ। आपको इसका नाम लिखना आता है, पीछे लिखा हुआ है, आप जाके उसमें खाली सल्फेट ऐड करो, बात खत्म।
सल्फेट ऐड करो। इसका नाम ये आप कर ही लोगे, ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे। जहां पर प्लस होता है वहां आयन लिखा जाता है। सॉरी मैंने पीछे नहीं लिखा, मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। यहां आयन आएगा और यहां पर भी आयन आएगा, क्योंकि जब हमको कोई काउंटर वैलेंसी नहीं दी हुई आती और अगर कॉम्प्लेक्स को आयन की फॉर्म में ही दिया जाता है तो नाम में भी आगे आयन लिखना होता है। लेकिन सुन लो, अब जब आप इधर इस वाले का नाम लिखोगे तो अब ये आयन की फॉर्म में नहीं है, ये इनको बैलेंस करके इन्होंने प्रॉपर उस आयन को सेटिस्फाई उस +3 को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर सल्फेट लग चुका है। तो अब जब आप नाम लिखोगे तो ये वाला नाम आप जब लिखोगे तो इसमें से आयन हटा के यहां पर सल्फेट लगा देना। अब आयन नहीं आएगा। जब कभी भी आयन की फॉर्म में ही दिया हुआ है और हमको नाम लिखने के लिए बोले तो हम आयन लिखते हैं, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, हम आयन वर्ड यूज करते हैं, ये आयन, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में दिया हमको नहीं पता वैलेंसी क्या है इधर उधर की। लेकिन यही एग्जांपल अब आपको काउंटर वैलेंसी के साथ दिया हुआ है, तो आयन वर्ड हटा के आप क्या लिख दोगे, सल्फेट लिख दोगे। ठीक है बेटा। बाकी एमीन और एक्वा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देख लेना, ये एमीन है और ये एक्वा है, तो ए और ए तो सेम हो गया, तो फिर एम और क्यू से आंसर दे देना। तो पहले एमीन आएगा फिर एक्वा आएगा। बाकी करके देख लेना, कोशिश नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा नाम। ऐसा कुछ भी नहीं बच रहा है अब जो आपसे नहीं होगा। ये ऑक्जेलेट है, ये क्या है आपका, ऑक्जेलेट। ये आपका कार्बोनेट है, ठीक है। ये नाइट्राइटो, एन आएगा, क्यों, क्योंकि NO2 है। ठीक है भाई। बाकी करके देख लेना, होमवर्क है सारे, कोशिश करना, मैं सारे बताऊंगा, आप फिक्र मत करो, मैं सारे बताऊंगा अगले लेक्चर में, मैं ये सारे बता दूंगा आपको वापस। लेकिन आप ट्राई करना प्लीज, ठीक है भाई। ये AIPMT में जो सवाल आया ये तो आपको पता ही है, इसका नाम हम लिख चुके हैं, है ना, हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3 आयन। क्यों, क्योंकि ये हमको यहाँ पोटेशियम नहीं दिया हुआ है, पोटेशियम नहीं दिया हुआ है तो हमारे लिए आयन वाला नाम हो जाएगा, फिर इसका आंसर सेकंड है, हम कर चुके हैं, हेक्सासाइनाइडोफेरेट आयन 3। ठीक है भाई। अब देखो कैसे लिखते हैं, बताऊं, ये देखो कैसे कैसे, ये AIPMT 2016 का सवाल है। सबको पता है कि कितने साइनाइड है, 6। ये कितना कह रहा है, ट्राई, काट दो। फिर बात आती है कि ये साइनो आयरन, यानी कि अगर ये माइनस है तो आयरन नहीं आ सकता, काट दो, फेरेट आएगा, काट दिया। फिर यहां पे दिखा लोगे क्या लगा है, हेक्सासाइनाइटो, साइनेट अलग होता है बेटा, OCN NCO, साइनेट है, साइनेट की वजह से काट दो, वो साइनाइड है, दोनों में फर्क होता है, साइनाइड और साइनेट में फर्क होता है, ये साइनाइड है, तो इस वजह से कट गए, 3 ऑप्शन कट गए, बचा ही दूसरा। ठीक है भाई। बाकी हम जो है और भी कोशिश करेंगे, और अगर आपको ये कम लगे, वैसे तो मैंने ये दे दिए हैं आपको सारे, अगर आपको फिर भी कम लगे तो होमवर्क के तौर पे मैं बोल रहा हूं, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस IUPAC वाले, पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज वाले वो कर लेना। ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, अगला लेक्चर हम IUPAC ही शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टास्क दे रहा हूं कि हाथ पैर आजमाना, चैलेंज है ये आपके लिए, ठीक है, कि मैंने IUPAC के सारे रूल तो बता ही दिए, अब आपको माथा मारना है, जो कुछ एक्स्ट्रा और स्पेशल केस हैं, 2 केस स्पेशल बच रहे हैं, वो मैं करवा दूंगा अगले लेक्चर में। नॉर्मल IUPAC के नाम आपको लिखने हैं ढूंढ कर, NCERT की एक्सरसाइज से कर लोगे, सोल्ड एग्जाम्पल भी होंगे, अनसोल्ड एग्जाम्पल भी होंगे, पीछे वाले एक्सरसाइज के भी होंगे, जहां कहीं पे भी वो IUPAC नेम लिखने के लिए बोल रहा है NCERT में चैप्टर में जाके सारे लिखोगे, प्लस मैंने जो होमवर्क दिया है वो भी करोगे ना भाई, पक्की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।